लेक्चरर इन फिजिक्स, संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आवेश संरक्षण का जो नियम पढ़ा था, आवेश संरक्षण के नियम के 3 उदाहरण भी पढ़े थे। आज हम शुरुआत करते हैं आगे की। इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके बाद जो टॉपिक हमारा आता है उस टॉपिक का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम में आवेशों के मध्य जो बल होते हैं, देखिए हमने आवेशों के गुणों पे डिस्कस किया था कि आवेश के गुणों में आपको मैंने बताया था कि समान प्रकृति के आवेशों में, समान प्रकृति के आवेश हो तो उन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो बल होता है प्रतिकर्षण। और असमान प्रकृति के आवेश होंगे, असमान प्रकृति के आवेशों के बीच में जो बल लगता है और उस बल को हम कहते हैं आकर्षण बल। देखिए, कूलाम जो है उसने इस प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल इनको प्रदर्शित करने के लिए आप एक नियम दिया जिसे हम कूलाम के नियम के द्वारा जानते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर आवेश, स्थिर आवेश से तात्पर्य आप यह समझेंगे कि आवेश स्थिर अवस्था में है। यहां देखिए, कूलाम का नियम रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 2 आवेश मान लेता हूं। एक आवेश जिसका वैल्यू Q1 और दूसरा आवेश या दूसरी वस्तु पर जो आवेश है उसका वैल्यू कितना है, Q2। कूलाम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार 2 आवेशों के मध्य, 2 स्थिर आवेश है। यहां पे आवेश कैसे हैं, स्थिर। 2 आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल, 2 आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण, दोनों आवेशों के परिमाण, जैसे ये आवेश Q1 और इस आवेश को बोलेंगे Q2, तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी, ये दूरी इनके बीच की, आवेशों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम का नियम समझ में आएगा। मैं ये मानता हूं कि माना 2 आवेश, एक आवेश Q1, दूसरा आवेश जो है वो क्या है, Q2। ये दोनों आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। ये दोनों आवेश जो है वो एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हुए हैं। देखिए, इन दोनों आवेशों के बीच में हमने जो माध्यम लिया है, या कह सकते हैं कि यहां निर्वात है। निर्वात की जगह अन्य कोई माध्यम भी हो सकता है, वायु भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे निर्वात लिया है कि दोनों आवेशों के बीच या मध्य जो माध्यम है वो क्या है, निर्वात। देखो, निर्वात से तात्पर्य यहाँ पर वायु नहीं है, उसे हम निर्वात कहेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, या हम कूलाम के नियमानुसार चले तो कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम से हम बात करें, देखिए हमने पहला आवेश Q1, देखिए कैसा आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। दूसरा आवेश ये भी मैंने Q2 लिया है, ये भी कैसा है, धनात्मक। तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, निश्चित रूप से वो जो बल होगा वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल से हम ये समझेंगे कि ये कह सकते हो आप, ये आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये जो आवेश होगा इसको यहां रिप्रेजेंट करें, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन दोनों जो आवेश हैं वो एक दूसरे को समान बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब हम कूलाम के नियमानुसार आगे बढ़े तो कूलाम के नियम से
दोनों आवेशों के बीच में जो विद्युत बल लग रहा है उस विद्युत बल को मैंने मान लिया F। तो दोनों आवेशों के बीच से कार्यरत विद्युत बल F, दोनों आवेशों के परिमाण Q1, दूसरा आवेश का परिमाण कितना है Q2। तो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के तो क्या है समानुपाती। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान सकते हो। दूसरी बात यह है कि दोनों आवेशों के बीच में जो कार्यरत विद्युत बल F है, ये इन दोनों के बीच की दूरी, देखिए दोनों आवेशों के इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 बटा R²। और जैसे ही हम समानुपाती का निशान हटाएंगे हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। फिजिक्स में जब भी हम समानुपाती का निशान हटाते हैं हमारे पास एक नियतांक राशि आती है। अब आपको मैं बता दूं पाई का वैल्यू हम सभी जानते हैं कितना होता है 3.14। अब ये नया यहाँ पे जो सिंबल आया एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। इसका मान निर्वात के लिए इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। 8.85 इंटू 10 की घात माइनस के 12। इसका यूनिट आगे आपको बता दूं क्या आएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आएगा। सॉरी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट ये नहीं आएगा, देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूं। इसका यूनिट आएगा कूलम, सॉरी आप इस प्रकार से निकाल सकते हो इसको। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट जो है वो आएगा हमारे पास में कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे है मैं आपको बताता हूं। हमारे पास में जैसे फॉर्मूला ये था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। हम इसके अपन में 1 ले और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमारे पास में क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F और फिर क्या आएगा R²। अब आप इसका यहां से यूनिट या फिर इसको बोल सकते हैं मात्रक निकाल सकते हो। तो इसका मात्रक क्या है देखिए Q1 क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, यहां भी आवेश का मात्रक कूलम बटे ये कांस्टेंट राशि है F बल का मात्रक होता है न्यूटन और फिर R² ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो मात्रक आया वो क्या है कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मात्रक हमारे पास में क्या आया कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये यूनिट किसका आ जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता एक कैसी राशि है नियतांक राशि है। आपको बोला जाए इसका डायमेंशन फॉर्मूला या इसकी विमा बता दीजिए। विमा क्या है इसकी, देखिए इसकी विमा जो है विमा हम निकालें तो विमा के लिए मैं आपको एक बार फिर से इसका यूनिट लिखता हूं। यूनिट से हम विमा आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास में इसका मात्रक है, मात्रक से विमा निकालें तो देखिए ये क्या है कूलम। तो कूलम का विमीय सूत्र होता है 80 का होल स्क्वायर अपॉन ये न्यूटन का विमीय सूत्र होता है mLT-2। बल का विमीय सूत्र 11th क्लास में बताया गया था आपको क्या होता है mLT-2।
इंटू ये मीटर स्क्वायर तो क्या आएगा एल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे आप, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास में बचेगा क्या, ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम एल की पावर 3 हो जाएगी और टी की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 2। हम इसे यूं भी लिख सकते हैं m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4, ये 2 पर जाएंगी और a टू द पावर 2, और इसको हम जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसके अंदर इसको क्या करेंगे, लिख देंगे स्क्वायर में सूत्र। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, एक तो कूलॉम का नियम पढ़ लिया, इसके बाद हमने पढ़ दिया निर्वात की विद्युतशीलता का कितना मान होता है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, या न्यूमेरिकल जब हम करते हैं उस न्यूमेरिकल के अंदर भी हमारे ये चीजें जो मैंने बताई है वो उपयोग में होती हैं। इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 होता है। मात्रक इसका कूलॉम स्क्वायर बटा न्यूटन इनटू क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। इसका वीवीए सूत्र m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 और a टू द पावर कितना आ जाएगा 2। ये इसका क्या हो जाएगा वीवीए सूत्र। अब देखिए हमने 11th क्लास में फिजिक्स में हम ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही क्या पढ़ा हमने कि जो राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। इन 2 प्रकार की राशियों की हम बात करते हैं तो देखिए मुख्यतः वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन हम एक तो सदिश राशि और एक अदिश राशि, 2 के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। होती है टेंसर जिसको हम प्रदिश राशियां भी कहते हैं। तो मैंने आपको 11th क्लास में बताया था बल जो है वो एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इस बल सदिश राशि है तो कूलॉम के नियम से हम इसका सदिश निरूपण भी करेंगे, इसका बल का सदिश निरूपण। इससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, F इक्वल अभी मैंने आपको बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, अभी कूलॉम के नियम से बल का सूत्र मैंने ज्ञात किया। देखिए मैं आपको बता दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और ये एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। इसको हम एक नियतांक राशि जिसको k बोला जा सकता है, k मान सकते हैं इसको। अब देखिए इसको सोल्व भी कर लेते हैं न्यूमेरिकल में, डायरेक्ट इसका वैल्यू रखेंगे हम। यहाँ पे देखिए 4 पाई का वैल्यू कितना है 3.14 और अभी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने बताया आपको, कितना बताया 8.85 × 10⁻12। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, इसको सोल्व करने पर 9 × 10⁻9 किसका वैल्यू आ जाएगा, k का। तो देखो इस k को हम ये मान लेते हैं इसके इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि देखिए इसकी जगह के लिखेंगे तो f बराबर हमारे पास बनेगा k Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r स्क्वायर। ये साधारण फॉर्मूला हो जाएगा किसका, कूलॉम के नियम से विद्युत बल का। आप यहाँ k का वैल्यू सीधा रख देंगे 9 × 10⁻9। देखिए आपको k का मात्रक पूछ लिया जाए तो अभी मैंने मात्रक निकालने का तरीका आपको बताया था। k का मात्रक निकालना हो तो f गुणा r से हो जाएगा r स्क्वायर और अपॉन क्या हो जाएगा Q1 Q2। तो इससे जो मैंने एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया था उसका उल्टा ही होगा, k का मात्रक क्या आएगा बताओ, k का मात्रक। तो k का जो मात्रक है वो आएगा हमारे पास, बल का मात्रक होता है न्यूटन, r का मात्रक मीटर स्क्वायर और कूलॉम स्क्वायर। ये मात्रक किसका हो जाएगा, k का। आपको बोला जाए इसकी वीमा बताइए, वीमा निकाले न्यूटन, बल का मात्रक, वीमा होती है ml/t-2, फिर क्या है आगे मीटर स्क्वायर तो l स्क्वायर और बटे कूलॉम स्क्वायर, तो कूलॉम की वीमा क्या होती है 80, तो 80 स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो m l टू द पावर 3 हो जाएगी, t टू द पावर -2 अपॉन a स्क्वायर t स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा m l की पावर 3 t की पावर -4 और a की पावर -2।
ये भी जो सूत्र हमारे पास में आया वो किसका आया, के का। ये के का विमीय सूत्र माना जाएगा। अब देखिए के का वैल्यू भी हमने निकाल लिया। मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो बता रहा था सदिश राशि के बारे में, हम इस विद्युत बल को, देखिए बल एक सदिश राशि है और सदिश राशि के बारे में हम ये जानते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी क्या हो, जरूरत हो, तो हम इस बल को ऐसे लिख सकते हैं F वेक्टर बराबर कूलाम बल को कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और आगे लिख सकते हैं हम R कैप। देखिए ये जो R मैंने लिखा कैप, R के ऊपर और कैप, कैप का मतलब टोपी ये लगाई, इसको बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं इसको, एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। एकांक सदिश हम उन सदिशों को कहते हैं जिनको हम कोई भी सदिश राशि है उसकी दिशा को निरूपित करते हैं पहली बात तो, और आपको कहा जाए इनका वैल्यू कितना होता है, 1। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, इकाई हो, उसको एकांक सदिश से निरूपित करेंगे। यहाँ पे जो आर कैप जो है ये इस बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब हम आपको बताते हैं कूलाम का जो नियम है, उस कूलाम का नियम जो है उसका सदिश निरूपण हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, कूलाम के नियम का सदिश, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम को आप सदिश रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करोगे। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, इस कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक निर्देश तंत्र लेता हूं। एक निर्देश तंत्र हो गया, इसमें इधर वाला एक्स एक्सिस ले लेता हूं और ये मान लिया वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ऑर्डिन पॉइंट है, इसको मूल बिंदु भी हम बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए मूल बिंदु, यहां से हम कोई भी वस्तु की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने पढ़ा है उसको स्थिति सदिश कहा जाता है। तो मैं दो आवेश लेता हूं, देखो कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए लागू होता है, तो मैं क्या करता हूं, दो आवेश लेता हूं, एक आवेश Q1 और इस Q1 आवेश का स्थिति सदिश, देखो स्थिति सदिश क्या समझोगे, इसका मूल बिंदु से इसकी क्या स्थिति है उसको स्थिति सदिश बोलते हैं। तो Q1 आवेश का स्थिति सदिश जिसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और वो कितना ले लिया मैंने, R1 ले लिया। दूसरा जो आवेश है और दूसरे आवेश को हम बोलेंगे Q2, दूसरा आवेश Q2 हो गया, और इसकी जो स्थिति सदिश है वो कितनी हो गई, R2 वेक्टर। ये दोनों आवेश जो हैं उन दोनों आवेशों को हम ये मान लेते हैं कि वो दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर। देखिए दोनों आवेश मैंने लिए कैसे हैं, धनात्मक लिए हैं, तो निश्चित रूप से इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। देखिए यहां पे हम ऐसा मान ले तो ये आवेश 1 और ये आवेश 2, दूसरा आवेश बोल दो, तो पहला आवेश है उसके कारण दूसरे पे बल लगेगा और दूसरे आवेश के कारण पहले पर बल लगेगा। तो मैं क्या करता हूं, हम अपनी सुविधा के अनुसार इस बल को तो मान लेते हैं F12 और इधर वाला जो बल है इसको मान लेते हैं F21। अब इन दोनों बलों की दिशाओं को प्रदर्शित करना है तो मैं इधर तो ले लेता हूं R12 और इधर का स्थिति सदिश या इसका जो इसकी डायरेक्शन को बताना है उसको ले लूं मैं R21। और वैसे मैं आपको बता दूं R का मापांक या जिसको हम मोड भी बोलते हैं, R12 और ये R21 ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। आप बोलोगे फिर सर आपने R12 और R21 क्यों लिया, इसका कारण यही है
कि मैंने इन दोनों बलों की दिशा बताई है, और दिशा बताने के लिए जो एकांक सदिश काम में नहीं है, क्योंकि देखिए इस बल की दिशा इधर है, इस बल की दिशा क्या है, इस तरफ, तो दोनों बल की जो दिशाएं हैं वो क्या है, अलग अलग। उन दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैंने ये r12 और ये क्या ले लिया, r21। अब आप क्या करें, देखिए मैं इस बिंदु को जो q1 आवेश है, जहां q1 आवेश है उसको मैं बिंदु a ले लेता हूं, और जहां q2 आवेश है इसको मैं बिंदु क्या ले लेता हूं, b ले लेता हूं। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, आप देख रहे हो, कौन सा, OAB। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज OAB में, ये त्रिभुज OAB बन गया। इस त्रिभुज में हम त्रिभुज नियम लगा सकते हैं। त्रिभुज नियम पढ़ा है हमने, सदिशों का संयोजन पढ़ा है हमने। संयोजन में 3 नियम पढ़े थे हमने। एक नियम त्रिभुज नियम था, दूसरा नियम था बहुभुज नियम, और तीसरा समांतर चतुर्भुज का नियम था। तो इसमें हम त्रिभुज OAB की बात करें, और इसमें किस नियम से, त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से। और त्रिभुज नियम हमने क्या पढ़ा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, देखो ये 2 भुजाओं में से OA और AB, ये दोनों एक ही दिशा में माने इनको, तो इनको बंद करने वाली है। हम ऐसे कह सकते हैं इन दोनों भुजाओं का जो सदिश है, इन दोनों का योग बंद करने वाली भुजा जो तीसरी है उसके इक्वल क्या होता है, या ये कह सकते हैं इनके दोनों का, इन दोनों सदिशों का योग जो तीसरी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे भी माना गया। अब देखो हम चलने की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, ये हम बात करते हैं। पहले हम O से किस पे आते हैं, A पर। O से A पर जा रहे हैं, स्थिति सदिश हमारे पास में या सदिश क्या आ रहा है, R1 को प्लस ले लेंगे। फिर A से B पर गए, A से B पर आप जा रहे हो, तो A से B पर आप जा रहे हो, तो आप A से B पर जाओगे तो पहले ले कौन सा रहे हो आप, R12 ले रहे हो। क्या ले रहे हो, R12। तो देखिए आप A से B पर जा रहे हो, लेकिन R12 की डायरेक्शन इधर है, तो लिख लेंगे इसको आप माइनस का R12, ठीक है। फिर आप B से किस पे जाओगे, किस पे जाओगे, B से हम O पर जाएंगे, आप इसको लिख सकते हो माइनस R2, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। दिशाओं की बात करें, और वैसे आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि क्या लिखोगे, R2 प्लस R12 इक्वल R1। देखिए ये आएगा हमारे पास में, इसको सोल्व करेंगे तो R1 वेक्टर बराबर क्या आएगा, R2 प्लस R12। लेकिन हमें यहाँ पे R12 का वैल्यू निकालना है, R12 का वैल्यू निकालेंगे तो R12 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, R1 माइनस R2। इसको आप समीकरण नंबर क्या मान सकते हो, 1। हमें एक छोटी सी लाइन लिखो इसी प्रकार, आपको कहा जाए ये लाइन आपको R21 के लिए निकालनी हो, तो देखिए इसको देख के लिख सकते हो आप, जैसे R12 इक्वल क्या है, R1 माइनस R2, तो यहां क्या आना चाहिए, R21 क्या आना चाहिए, R2 माइनस R1। और वैसे आप निकालना चाहो तो देखिए R21 क्या हो गया ना, ये कह सकते हैं R1 प्लस R21 बराबर क्या आएगा, R2। इस R1 को दूसरे पक्ष में भेज देंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको आप समीकरण क्या ले सकते हो, 2। अब यहां पे हम कूलाम का नियम लगाएं, तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम क्या होता है अभी बताया मैंने, F12 निकालना चाहे तो क्या आएगा, K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर इंटू R12 क्या आएगा, कैप। R12 कैप है, ये क्या है, स्थिति सदिश, सॉरी एकांक सदिश, क्या है ये, एकांक सदिश है, और किसकी दिशा बता रहे, R12। हमने पढ़ा है, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, आपने याद हो तो आपको, A कैप बराबर क्या होता है, A वेक्टर अपॉन A, A का मोड जो भी होता है, ये पढ़ा है हमने। तो मैं आपको कहूं R12 कैप की जगह क्या लिख सकते हो आप, R12 वेक्टर अपॉन R12 रख सकते हैं। रखने पर तो हमारे पास आएगा F12 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12। देखिए यहां पे ये घात 2 है, यहां पे 1 है,
2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो F12 वेक्टर इक्वल K Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर 3 इंटू R12 वेक्टर। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण जो हमारी 1 है, समीकरण 1 से R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2 रखने पर। और मैं एक बात बता दूं, अभी मैंने क्या कहा R12 R21 इन दोनों का मोड किसके इक्वल है R के, तो R12 है ना, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं R लिख सकते हैं। तो हमारे पास में F12 इक्वल क्या आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3। इसकी जगह मैंने यहां से देखिए R लिख दिया, और इस 12 की जगह लिख सकता हूं मैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 3। जैसे आपने F12 वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट किया है, उसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार हम F21 निकालें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए F21 में क्या फर्क है। यहाँ पे हमने R12 निकाला, R1 माइनस R2 आया, तो R21 निकालेंगे R2 माइनस R1, तो यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन होगा। वो परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3, और इसको लिख सकते हैं हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब समीकरण 3 के जैसा इससे समीकरण को बनाना है, तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल माइनस चिन्ह बाहर ले लें कि Q1 Q2 अपॉन R की पावर 3 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 और समीकरण 4 को देखिए, क्या फर्क है इसमें। हम ऐसा लिखें समीकरण 3 व समीकरण नंबर 4 से, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं कि F12 जो है वो इक्वल किसके होगा माइनस F21 के। और ये बात याद होगा आपको, न्यूटन की गति के 3 नियम पढ़े थे, उन 3 नियमों में से कौन सा नियम है, ये तीसरा नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। और वो नियम क्या है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ कूलॉम का जो नियम है, हम कह सकते हैं वो न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसका क्या करता है, पालन करता है। या ये कह सकते हैं कि कूलॉम बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो यहां से आपके 2 प्रश्न क्लियर हो सकते हैं। एक तो ये कि कूलॉम के नियम को सदिश निरूपित आप किस प्रकार से करोगे, उसमें भी ये लिख सकते हो आप। और आपको ये पूछा जाए, सिद्ध कीजिए कि कूलॉम बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, तो वो बात यहां से सिद्ध हो जाएगी। देखिए कूलॉम बल की जो परास होती है वो 10⁻⁻15 मीटर टू इंफिनिटी अनंत तक होती है। दूसरी बात, कूलॉम बल की जो प्रकृति मैंने आपको पहले भी बताई थी, कैसी प्रकृति होती है, आकर्षण प्रकृति होती है और प्रतिकर्षण प्रकृति होती है। तो ये कूलॉम के नियम का क्या था, हमारा सदिश निरूपण दिया। और हम देखिए कूलॉम बल की गुरुत्वीय बल से कुछ तुलना कर लें तो समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं। देखिए हम गुरुत्वाकर्षण बल की और कूलॉम बल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि क्या होगा इन दोनों के अंतर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में, और गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। क्या आया था, याद हो तो आपको, वो जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो 2 पिंडों के मध्य कार्यरत था, 2 पिंडों के मध्य कार्य था। तो G इक्वल हमने पढ़ा था m1 m2 बटा r², m बराबर G m1 m2 बटा r²। देखिए ये m1 द्रव्यमान है पहले पिंड का, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान। और कूलॉम बल से हमने फॉर्मूला अभी ज्ञात किया, याद हो तो K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, तो पहली बात है इसमें समानता क्या है।
आपको गुरुत्वाकर्षण बल की समानता पूछे तो ये बता सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। देखिए ये भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, तो कूलॉम बल भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, देखिए संरक्षित क्षेत्र और असंरक्षित क्षेत्र हमने पढ़े थे। असंरक्षित क्षेत्र जिसमें उस क्षेत्र में कार्य किया जाएगा तो वो पथ पे निर्भर करेगा, जैसे घर्षण बल होता है उसमें पथ पे डिपेंड करता है कि पथ कैसा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है या गुरुत्वीय क्षेत्र, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल से आपने गुरुत्वीय क्षेत्र निकाला था, हमें इस कूलॉम बल से हमारा यह आवेश के जो चारों ओर क्षेत्र होगा उसको विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, हम आगे आएगा ये टॉपिक, अब हमारा यही शुरुआत होगा। तो हम यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल उसमें समानता की बात करें तो पहले समानता तो हमने कल ही डिस्कस किया कि ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, ये भी वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। दूसरी बात दोनों के दोनों बल जो है वो हम ये मानेंगे कि कैसे बल है, संरक्षी बल। कैसे बल होंगे, संरक्षी बल होंगे, दोनों के दोनों बल। दोनों बलों की रेंज की बात करें तो हम 10 की घात -15 मीटर से लेके आप इंफिनिटी तक इनकी रेंज की बात कर सकते हैं कि रेंज होती है। इनमें असमानता आप इतना ही मानेंगे, और एक समानता इसमें यह भी होती है कि दोनों के दोनों जो बल हैं वो क्रिया प्रतिक्रिया नियम के क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो ये 3-4 इसमें समानताएं होंगी। असमानता की बात करते हैं तो जो सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, प्रतिकर्षित नहीं करती। तो गुरुत्वाकर्षण बल की जो हम ये कह सकते हैं प्रकृति होती है वो सिर्फ कैसी होती है, आकर्षण प्रकृति होती है। और जो हमारा जो विद्युत बल होता है उसकी प्रकृति आकर्षण तो होती ही होती है, इसके साथ साथ कैसी होती है, प्रतिकर्षण होती है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट होगी। एक बात, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम विद्युत बल की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे K के अंदर एक चीज छुपी हुई है, वो मैंने बताया था क्या छुपी हुई है, 1/4πε0। यहाँ ε0 निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। यहाँ कोई अलग माध्यम होता तो उसकी अलग आती विद्युतशीलता, अलग कोई माध्यम होता तो उसकी अलग विद्युतशीलता आती। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विद्युत बल का जो मान है वो माध्यम पे बिल्कुल डिपेंड करेगा। अब देखो माध्यम पे डिपेंड करेगा, माध्यम बदलने पर विद्युत बल का मान बढ़ेगा या घटेगा, इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी इस पे डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो असमानताएं होंगी मेन क्या होगी, एक तो जो ये आकर्षण प्रकृति का होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण, विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। दूसरी बात ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल, और ये माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन जो है उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात आती है जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये हमारा अच्छा टॉपिक है क्योंकि इस पे 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, परावर्तन भी कहा जाता है इसको, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है इसको हम एप्सिलॉन r के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन r के द्वारा, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ये दो राशियों का अनुपात है। देखो ये विद्युतशीलता जो है यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ये नियतांक राशि आएगी। ये कैसी राशि आएगी, नियतांक राशि आएगी। इसका वैल्यू क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन रखा है, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका मात्रक और इसका मात्रक, दोनों के जो मात्रक आएंगे वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके मात्रक हम आपको बता चुके हैं। अभी आपको पूछा जाए फिर इस एप्सिलॉन r का कोई मात्रक होगा क्या, नहीं। ये कैसी राशि होगी, ये एक मात्रकहीन राशि होगी। कैसी राशि होगी, मात्रकहीन। और उसके साथ हम ये भी कह सकते हैं मात्रकहीन के साथ मात्रक ही नहीं होगा तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी, यानी एक विमाहीन राशि होगी।
इस एप्सिलॉन आर जो मैंने कहा इसका वैल्यू अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, सबसे पहली बात आप बताओ, वायु या फिर निर्वात, वायु या निर्वात, इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर का वैल्यू माना जाता है 1 होता, तो देखो 1.008 ऐसे कुछ होता है इसका वैल्यू, लेकिन इसको नगण्य मान लेते हैं हम, तो हमारा एप्सिलॉन आर का वैल्यू न्यूमेरिकल में भी यूज हम लेंगे, किसके लिए, वायु के लिए या निर्वात के लिए, दोनों में से एक हो कोई सा भी, उनके लिए हम कितना लेंगे, 1 लेंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं किसकी, चालकों की। देखो चालक किसको कहेंगे, हम तो चालक की परिभाषा यही जानते हैं जिसमें विद्युत धारा का क्या होता है, चालन होता है, सारे के सारे मेटल आ जाते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन होता है। तो चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। चालकों के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है, अनंत। अब बच गया क्या, एक बच गई कुचालक। तो कुचालक के अंदर क्या क्या आ गया, जैसे प्लास्टिक आ गया, रबर आ गया, लकड़ी आ गई, इनको हम कुचालक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, कुचालक। कुचालकों के लिए इस एप्सिलॉन आर का मान जो है वो 1 से तो बड़ा होता है परंतु अनंत से क्या होता है, छोटा होता है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है वो आप समझ गए होंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहेंगे। दूसरा, वायु के लिए 1 होता है, चालकों के लिए अनंत होता है, कुचालकों के लिए 1 से बड़ा और अनंत से क्या होता है, छोटा होता है। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि विद्युत बल का जो मान है वो किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। विद्युत बल का मान किस पे डिपेंड करता है, माध्यम पे डिपेंड करता है। अभी देखो माध्यम पे कैसे डिपेंड करेगा, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगले जो वीडियो जो हमारा आएगा उसके अंदर न्यूमेरिकल पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए 2 आवेश हैं, दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो तो Q1 Q2 है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, और दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो कैसा है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। तो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, जैसे आप निर्वात मान सकते हो या हवा भी मान सकते हो, तो मैं Fa के द्वारा लिख लूं इस बल को, तो कूलॉम के नियम से क्या आएगा, इसका सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आएगा, r²। एक हो गई समीकरण। दूसरी स्थिति में मैं ये मानता हूं कि वही दोनों आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है। अब दोनों के बीच में माध्यम बदल दिया मैंने, कोई भी दूसरा माध्यम आ गया, अन्य माध्यम, जिसको हम पानी बोल सकते हैं, लकड़ी बोल सकते हैं, मेटल बोल सकते हैं, कुछ भी अन्य माध्यम है। लेकिन तो इस सिचुएशन में बल कितना आएगा, Fm मान सकते हैं, क्या आएगा 1/4 पाई। अब देखो ये एप्सिलॉन नॉट तो निर्वात की विद्युतशीलता होती है, तो यहां माध्यम ले लिया मैंने, तो ये एप्सिलॉन नॉट नहीं आकर सिर्फ एप्सिलॉन है। ये किसकी विद्युतशीलता होगी, माध्यम की, और आगे की जो वैल्यू है एच डी आ जाएगी, क्योंकि दोनों का वैल्यू भी समान है और बीच की दूरी भी क्या है, इक्वल है। हम आपको बोलेंगे समीकरण आप 1 में समीकरण 2 का भाग दीजिए। समीकरण 1 को 2 से हम भाग दें तो क्या आएगा, 1 में 2 का भाग देंगे, FA/Fm बराबर, बोलिए आगे का वैल्यू आएगा Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² अपॉन Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ओनली r²। देखिए Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 4 पाई to 4 पाई कैंसिल, r² to r², ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ गया, FA/Fm बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी बताया मैंने एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसके इक्वल होता है, बताओ, एप्सिलॉन r के। तो हम यहां से इसके अपॉन में 1 लेंगे, तो Fm बराबर कितना हो जाएगा, FA/Epsilon r। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से यह रिजल्ट निकला। अतः हम कह सकते हैं कि माध्यम बदलने पर विद्युत बल का जो मान है वो एप्सिलॉन r गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
विद्युत बल जो होता है उस पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ेगा, एप्सिलॉन आर गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारा कूलाम का नियम हो गया और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हो गया, और माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट दूसरी की बात बताऊं, आप लोगों का, सभी स्टूडेंट्स का, साथियों का इतना सहयोग मिला कि जो फर्स्ट वीडियो हमारा है उसके व्यूज जो है वो 1100 से ऊपर से ले गए। तो इसका मतलब अच्छा आपका सहयोग मिल रहा है, और यही सहयोग आप आगे भी बनाए रखेंगे, हम आशा करते हैं। और आगे का जो पोर्शन है इस टॉपिक के आगे का वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।